क्या किसी के लिए यह मानना जुर्म हो सकता है कि इस देश में आदिवासियों की आज़ादी असली आज़ादी नहीं है, जबकि असली आज़ादी तो सबको मिलनी चाहिए? ऐसे ही एक जुर्म के लिए डीयू के प्रोफेसर को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। जीएन साईं बाबा, जिन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में भयानक यातनाएं दी गई, अंडा सेल में डाल दिया गया। एक 90% विकलांग व्यक्ति पर आतंकवाद की धाराएं लगाई गईं। 12 अक्टूबर की रात उस व्यक्ति ने अस्पताल के बेड पर आखिरी सांस ले ली है। 8:36 पर काफी कोशिशों के बाद उनके डॉक्टर्स खबर देते हैं कि साईं बाबा के दिल ने अब काम करना बंद कर दिया है। 57 साल के साईं बाबा की मौत तब हुई जब उनके पित्ताशय की पथरी निकालने का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे ऑपरेशन 99% सफल हो जाते हैं, जबकि 1% ऐसे ऑपरेशन में मरीज की मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है। साईं बाबा की गिनती भी क्या इन्हीं 1% मरीजों में होनी थी? ये बड़ा सवाल है। तो क्या जीएन साईं बाबा की यह मौत नहीं बल्कि एक साजिश के तहत की गई हत्या है? कौन है आंध्र प्रदेश के रहने वाले साईं बाबा, जिन पर आरोप है कि उनका माओवादी पार्टी से कोई लिंक था और उन्होंने राष्ट्र की शांति भंग करने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्हें यूएपीए के तहत उम्र कैद की सजा दी गई? जानते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। इसके साथ ही जब सिस्टम की बात हुई है तो पत्रकार गौरी लंकेश के हत्यारों की रिहाई और उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत करने वालों पर भी बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। एलिजिडली नक्सलियों से लिंक रखने के शक में 2014 में महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर साईं बाबा को पहली बार गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। मार्च 2017 में पुलिस साईं बाबा पर राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप लगाती है। उसी महीने महाराष्ट्र की गढ़चिरौली कोर्ट साईं बाबा को दोषी भी मान लेती है। इसके बाद सेशन कोर्ट के इस फैसले को मुंबई हाई कोर्ट में नागपुर पीठ में चुनौती दे दी जाती है। नागपुर पीठ सुनवाई करती है और माओवादियों से लिंक होने के मामले में सालों तक ट्रायल चलता रहता है। और आखिरकार वो दिन आता है जब साईं बाबा और बाकी 5 लोगों को मुंबई पुलिस के आरोपों से कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया जाता है। यानी ये मान लिया जाता है कि साईं बाबा पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद थे। लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार की मिलीभगत यहाँ जग जाहिर हो जाती है कि जो भी आदिवासियों के हितों की, उनकी आज़ादी की बात करेगा, उसे चुप करने के लिए किसी भी हद तक जाने को सरकार आमादा है। मुंबई पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले में सालों तक कानूनी जंग लड़ते हैं, लेकिन साईं बाबा के खिलाफ मामला साबित करने में सफल नहीं हो पाते। नतीजतन अदालत न केवल उनकी आजीवन कारावास की सजा रद्द कर देती है, बल्कि उन्हें जमानत पर रिहा भी कर देती है। साईं बाबा पर यूएपीए के प्रावधानों के तहत लगाए गए आरोपों की मंजूरी को भी गलत करार दे दिया जाता है। अब 2014 से 2022 तक ये लड़ाई चलती है, लेकिन तभी ये केस पहुंच जाता है जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के पास, जो अपने फैसले में साईं बाबा को जमानत देने के फैसले पर हाई कोर्ट को पुनर्विचार करने का आदेश देते हुए बेल रद्द कर देती है। जस्टिस बेला त्रिवेदी लॉ ऑफिसर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तब काम कर चुकी हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे गुजरात सरकार में लॉ सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं, गुजरात हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं। अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में साईं बाबा की बेल रद्द कर दी, तो 2 साल बाद 2024 में उसी केस में साईं बाबा को जमानत क्यों दे दी गई? अभी इसी साल 7 महीने पहले ही वो व्हील चेयर पर बैठकर कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद जेल से रिहा होकर 8 मार्च को दिल्ली पहुंचे थे। जेल से बाहर आने के बाद साईं बाबा ने कई खुलासे किए। उन्होंने पहला आरोप अगस्त 2024 में लगाया कि उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो जाने के बावजूद उन्हें 9 महीने तक जेल अधिकारी और पुलिस अफसर अस्पताल लेकर नहीं गए। नागपुर सेंट्रल जेल के अंदर उन्हें सिर्फ पेन किलर्स दिए जाते रहे। साईं बाबा ने जेल से आकर यह भी बताया कि कैसे उनकी आवाज दबाने के लिए उनको किडनैप किया गया था और फिर महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी उनके साथ घर गए और परिवार के लोगों को धमकाने लगे। उन्हें व्हील चेयर से तब तक घसीटते रहे जब तक उनके हाथ पैर, नर्वस सिस्टम सब कुछ इंजर्ड ना हो गया हो। जांच अफसरों ने उन्हें चेतावनी भी दी, अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाना बंद नहीं किया तो उन्हें किसी झूठे मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। और हुआ यही। अब देखिए इन्हें कैसे झूठे केस में फंसाया गया।
पुलिस उनके घर पहुंचती है, वहां से कुछ कागज बरामद किए जाते हैं जिन्हें आरोपों का आधार बनाया जाता है। इन कागजात के सहारे साबित किया जाता है कि साईं बाबा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे और उसकी वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल थे, और अदालत ने इन आरोप और इन सबूतों को काफी मान लिया, उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी। 6 साल तक साईं बाबा के जेल में रहने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने पाया कि सबूतों की जो घर से बरामद किए गए हैं वो पूरा प्रोसेस दोषपूर्ण था और उस आधार पर कोई सजा नहीं दी जा सकती। जब सबूत बरामद किए जा रहे थे तब न तो साईं बाबा वहां मौजूद थे और न कोई दूसरा शिक्षित व्यक्ति वहां था। एक अनपढ़ को पुलिस ने गवाह बनाया और पंचनामा तैयार किया था, जैसा कि पुलिस ने धमकी दी थी कि गलत आरोप में फंसा देंगे। दरअसल जीएन साईं बाबा साल 2003 से दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उन्हें महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार इसलिए किया गया था क्योंकि पुलिस को शक था कि प्रोफेसर के संबंध नक्सलवादियों से हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई सबूत उनके पास नहीं था। उनकी गिरफ्तारी के बाद 2014 में उन्हें कॉलेज से भी निलंबित कर दिया गया था, जबकि डीयू टीचर्स एसोसिएशन ने वाइस चांसलर को पत्र लिखकर अनुरोध किया था तब तक कोई फैसला साईं बाबा के खिलाफ न लिया जाए जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता। लेकिन उनकी नौकरी छीन ली गई। जेल से आने के बाद वे कहते हैं, गिरफ्तारी के बाद 10 साल जिस प्रताड़ना से गुजरा हूं उस दौरान हुई क्रूरता को कभी नहीं भूल सकता। मेरे साथ क्रूरता की गई है। एक 90% विकलांग व्यक्ति के लिए जेल के 10 साल कितने दर्दनाक हो सकते हैं ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। उन्हें अंडा सेल में भी रखा गया जहां आतंकवादियों को रखा जाता है। साईं बाबा की गलती सिर्फ ये थी कि वे प्रोफेसर रहते हुए आदिवासियों की हक की बात किया करते थे। वो बड़े भावुक होकर बताते हैं कि जेल में रहने के दौरान उन्हें अपनी मां की मृत्यु होने के बाद उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति भी नहीं दी गई। My mother passed away while being in prison on 1st August 2020. I was not allowed to see before her death. I was denied parole to go and see her. अब जो शख्स उत्पीड़न सहन के बावजूद फिर से पढ़ाने के दमखम के साथ जेल से बाहर आया हो, उसके इरादे ही सामाजिक नेक भावना को दर्शाते हैं। इस मनगढ़ंत दास्तान ने देश के दूरदर्शी सोच रखने वाले साईं बाबा के साथ जो जुल्म किए वो नए नहीं हैं। ऐसे सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं को अर्बन नक्सली के नाम पर जेल में डाल दिया जाता है। वे अदालत के चक्कर और जेल में पिसते हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण होम कर चुके हैं। एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ कितने युवा छात्र आज भी इस अंधे कानून और न्याय की उम्मीद में जेल में पड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ बलात्कार जैसे अपराध में सजा काट रहे बलात्कारियों को पैरोल फरलो दे दी जाती है। क्या इस देश में दलित और आदिवासियों के लिए कोई हक की गुंजाइश नहीं रह गई है? साईं बाबा की मौत कई प्रश्न उठाती है। सवाल इस बात का है कि निचली अदालतें क्या बेकसूरों को इसी तरह परेशान कर सत्ता को खुश करती रहेंगी? बेकसूरों को सजा देने वाली ऐसी अदालतों के खिलाफ क्या कोई सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? क्या गौरी लंकेश जो आदिवासियों की आवाज थी, उनकी हत्या करने वाले फूलों की माला के स्वागत के योग्य हैं? गौरी लंकेश कन्नड़ के वीकली न्यूज़पेपर लंकेश पत्रिके की संपादक थी, जहां वो आदिवासी और दलितों की आवाज उठाया करती थी। 5 सितंबर 2017 को जब गौरी बेंगलुरु में राजेश्वरी नगर स्थित अपने घर पहुंची तो बाइक पर सवार 3 हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। कई आरोपियों से पूछताछ की गई। छानबीन के बाद परशुराम वाघमोरे के अलावा अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी एक संस्था हिंदू जनजागृति समिति से जुड़े हुए थे। हत्या के बाद से ही पूरे देश में गुस्से का माहौल था। कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए थे। दरअसल गौरी लंकेश कट्टर हिंदुत्व विचारधारा की कड़ी आलोचक थी। विचारधारा कोई भी हो, अगर वो कट्टर है तो आलोचना तो होनी चाहिए। दिसंबर 2023 में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने गौरी लंकेश मामले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए विशेष अदालत में सुनवाई का निर्देश दिया था, जिसके बाद कोर्ट इस हत्या के 2 आरोपियों परशुराम वाघमेर और मनोहर यादव को अदालत छोड़ देती है, जो बेंगलुरु के अग्रहारा जेल में बंद थे। जेल से छूटने के बाद दोनों का भव्य स्वागत किया जाता है। हिंदू समर्थक समूह नारंगी शॉल और फूल माला पहनाते हैं और फिर दोनों आरोपी कालिका देवी मंदिर में पूजा भी करते हैं। सवाल कई सारे हैं। राम रहीम को जमानत मिल जाती है, ब्रजभूषण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सेबी चीफ पर इतने बड़े आरोप लगाए जाते हैं, फिर भी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। और तो और जांच एजेंसी माधवीपुरी बुच को पूछताछ के लिए जब बुलाती हैं तो भाजपा के सांसद कहते हैं कि नहीं, इन्हें मत बुलाइए, भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाले, दलितों की लड़ाई लड़ने वाले, आतंकवाद की धाराओं में जेल में पड़े हुए हैं। उमर खालिद सालों से जेल में है और उनका गुनाह क्या है?
चार्जशीट कहां है उसका कोई अता पता नहीं है। तो क्या बेकसूर जीएन साईं बाबा जो 10 साल जेल में रहे, जिन्हें यातनाएं दी गईं, उनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है? इन 10 सालों का हिसाब कौन देगा? आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।